गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के उन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी की प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं और उन संख्याओं को सबसे पहले हम एक क्रमबद्ध एक नंबर सिस्टम के रूप में रख के उनकी पहचान करके उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि प्राचीन काल में हम लोग जो है, हमारे पूर्वज जो है गिनती के लिए जो है एक पे एक पत्थरों को रख के गिनती करके पत्थरों की जानकारी रखते थे। इसी प्रकार यहाँ पे हमने जो है कुछ मिश्रित संख्याओं को इस प्रकार से रखा है। कोई धन में है, कोई ऋण में है, कोई शून्य है। इस प्रकार से अलग अलग संख्याओं का एक संग्रह किया है और इन संग्रहों को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे, किस प्रकार जानकारी रखेंगे, इसके लिए आपने पिछले अध्याय में जो है संख्या रेखा पर जो है इन संख्याओं को आपने दर्शाना सीखा था। जैसे शून्य है, शून्य एक अमान्य होता है और इसे जो हम एक मिड पॉइंट पे रखते हैं, मिड पे रहते हैं। उसके बाद अगर इस नंबर लाइन के बाईं ओर संख्याओं को अगर दर्शाना है, एक पे एक घटाते हुए ले चलते हैं, माइनस करते हुए ले चलते हैं, तो वो संख्या उतनी बार उससे घटती जाती है। तो बाईं ओर लिखी हुई संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य के दाएं ओर यानी कि एक पे एक संख्या को जोड़ के चले जाते हैं और उससे बनने वाली संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस प्रकार संख्याओं की पहचान हम संख्या रेखा के माध्यम से करते हैं। बाईं ओर यानी ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, और जो ठीक मिड पॉइंट पे होता है शून्य, वो भी एक प्रकार का पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार हम जो है विभिन्न प्रकार की संख्याओं को जानकारी के लिए बहुत सारे उदाहरण देना प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से अब सबसे पहले हम ये प्राप्त करेंगे कि संख्याओं के प्रकार को, यानी संख्याओं की जो है जानकारी, हम संख्याएं कितने होते हैं और संख्याओं की जानकारियों को हम किस प्रकार से रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो है प्राकृतिक संख्या होता है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे एन से जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 सो ऑन, जो आगे संख्या जितनी बढ़ती रहती है, इन संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या से पहले, यानी कि प्राकृतिक संख्या को जो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जो एक डिजिट विलुप्त होती है वो रहती है जीरो। तो जीरो से जब स्टार्ट करने वाली संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। इसके बाद जो है तीसरी प्रकार की संख्या है वो पूर्णांक, इंटीजर्स। इसमें जो है वो संख्या आती हैं दो अलग अलग प्रकार की, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, सभी प्रकार के संख्याओं के मिश्रण को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि पूर्णांक को दर्शाने के लिए इससे पहले मैंने आपको बताया था संख्या रेखा। संख्या रेखा में जो है पूर्णांकों की जानकारी रखने के लिए हमारे सबसे बड़ी सुविधा है। और इस प्रकार इन सभी संख्याओं को हम संग्रह कर जो एक नई संख्या उभर के आता है, जिसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, वो संख्या है परिमेय संख्या। अर्थात इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि इन पूरे संख्या को मिलाकर एक वृत्त के अंदर रख देते हैं या किसी एक थैले के अंदर कलेक्ट करके रख देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाया गया है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का कलेक्शन करके हमने रखा है। रखने के बाद अब इस कलेक्शन की गई संख्या का एक नया नाम आ जाता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार संग्रह की गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या अगर सरलतम भाषा में समझा जाए तो ये एक प्रकार का फ्रैक्शन है, एक प्रकार का भिन्न है। यानी कि संग्रह की गई इन्हीं संख्या को हम अंश और हर के, अंश बटे हर के रूप में जो हम लिखते हैं। जैसे पी, यहाँ पे मान लिया पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम अगर भिन्न के रूप में पी बटे क्यू के रूप में अगर लिखें तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें एक चीज आ रहा है कि इसका जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर ना होने का कारण है, अगर हर जीरो आएगा तो उसका जो अंश है, अंश की जो संख्या कभी भी एक वास्तविक संख्या के रूप में, एक पूर्ण संख्या के रूप में कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे हर को जीरो के बराबर नहीं रखेंगे। भले अंश जीरो हो जाए, परंतु उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या की पहचान है। परिमेय संख्या की जो है एक परिभाषित परिमेय संख्या को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। परिमेय संख्या का उदाहरण है जो कि हम इस संग्रह में, इस वृत्त के अंदर की गए संग्रह
में अगर कोई भी संख्या चाहे ऋणात्मक है चाहे धनात्मक या शून्य है, उसको हम अगर p बटे के रूप में, भिन्न के रूप में अगर लिख लें तो वो परमेय संख्या कहलाती है। माना इस वृत्त के अंदर 1 भी है 2 भी है, माना हमने 1 और 2 को लेके अंश 1/2 के रूप में लिख देते हैं तो ये परमेय संख्या 5/1 लिख देते हैं। इसी प्रकार एक ऋणात्मक कोई संख्या 4 ले लेते हैं और एक धनात्मक संख्या 5 ले लेते हैं तो ऋण 4/5 भी एक परमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार परमेय संख्या का एक दूसरा रूप क्या है, इसके दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि परमेय संख्या को हम तुल्य परमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। अर्थात अगर हमने कोई परमेय संख्या 1/2 ले लिया है, अगर हम एक ही डिजिट से अंश और हर में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया संख्या 2/4 जो प्राप्त होता है, ये 2/4 भी 1/2 का तुल्य परमेय संख्या, मतलब 1/2 भी एक परमेय संख्या, 2/4 भी एक परमेय संख्या है। अगर आप दी गई इन विधियों को अगर ध्यानपूर्वक अगर अध्ययन किया जाए तो हमें प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसी को अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि नीचे गए कथन सत्य है या असत्य है। अभी तक आपको परमेय संख्या और संख्या के बारे में जो मैंने बताया गया है उसको देखते हुए आप इनके उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं, क्या ये कथन सत्य है? तो देखा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 कहीं नहीं आता है, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह असत्य है। दूसरा है हमें प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परमेय संख्या होता है? तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमेय संख्या में ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और शून्य तीनों प्रकार की संख्याएं आती है, इसलिए हम प्रत्येक पूर्णांक को एक परमेय संख्या भी कह सकते हैं, ये सत्य है। तीसरा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बिल्कुल गलत है। अब हमने पूर्णांक को पीछे कर दिया, परमेय संख्या को आगे कर दिया। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक क्या एक पूर्णांक होती है? ये बिल्कुल क्या है, असत्य है, क्योंकि जैसे अगर हम परमेय संख्या 1/2 लेते हैं तो 1/2 अपने आप में एक पूर्णांक नहीं है। तो ये सारी यहाँ पे जो है प्रश्नों का इस तरह से बताया गया है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। उसके बाद परमेय संख्या के गुणधर्म, किस आधार पे हम जो है परमेय संख्या कह सकते हैं? परमेय संख्या की परिभाषा के आधार पर ही हम इसे परमेय संख्या नहीं मान सकते हैं, बल्कि इसके लिए कुछ गुणधर्म बने गए। जैसे गुणधर्म ये है कि p/q के रूप में हम परमेय संख्या को लिख सकते हैं, परंतु उसका हर जो है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी इसकी जो है गुणधर्म है p और q की जो ओवेनिस्ट है, कॉमन फैक्टर है, उसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। केवल 1 होने के कारण p और q को हम असहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर कह सकते हैं। इस प्रकार इसका थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो परमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण पेश किया जा रहा है कि 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? हम इसी गुणधर्म के आधार पर हम कह रहे हैं कि क्या 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि 1 के बाद तो तुरंत 2 आता है, परंतु हमें ये पता नहीं है कि 1 और 2 के बीच बहुत सारे परमेय संख्या भी आ सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 स्वयं प्राइम नंबर है। उसके लिए एक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 और 2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या है, उन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमें इस प्रकार, जैसे यहाँ पे उदाहरण पेश किया गया कि 1/2 3/2 आ गया, तो 3/2 जो है 1 और 2 के बीच परमेय संख्या आ गया है। इसी प्रकार हम इसको परमेय संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 1 3/2 और 2, क्योंकि 3/2 1 और 2 के बीच में आ गया है। इसी प्रकार हम जो है 1 और 3/2 के बीच भी परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हमने ऊपर बताया 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया 2 धन 3/2 सॉल्व करके आ गया 5/4, तो 1 और 3/2 के बीच में 5/4 आ गया है। तो इसी प्रकार हम जो है इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या बहुत सारे, अगर आगे चाहो तो आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो।
तो इस प्रकार जैसे 1 और 3 बटे के बीच 5/4 आया, इस प्रकार 1 और 5/4 के बीच यानी 5/4 और 3/2 के बीच में 11/8 आएगा। इसी प्रकार 11/8 और 5/4 के बीच निकालेंगे तो 13/8 आएंगे। इस प्रकार आप खुद इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार 1 और 2 के बीच में जो परमेय संख्या है, इतने सारे परमेय संख्या आ जाएंगे। हमने केवल यहाँ पे परमेय संख्या 3 परमेय संख्या निकाला, हमने 1 2 3 4 निकाला, तो आपने ऐसे ही बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसका दूसरा विधि और है, इसमें से जो विधि आपको सही लगे उस विधि के अकॉर्डिंग आप काम करें। 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आता है। अब हम 3 को क्या करेंगे, जो पहले जो 1 और 2 है यानी कि उसका हर जो होगा ये 1 और 2, उसको हम जोड़ के क्या करेंगे कि जैसे अभी आपको बताया था तुल्य परमेय संख्या, यानी कि 1 में 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 3/3 आएगा। इसी प्रकार 2 में हम फिर इन दोनों को जोड़ के जो 3 आया था 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि अर्थात यहाँ पे हम तुल्य परमेय संख्या निकालेंगे, जैसे इससे पहले बताया गया था। तो ये इसका तुल्य परमेय संख्या 6/3 आ रहा है। अब हम 1 की जगह लिख देंगे 3/3 और 2 की जगह लिख देंगे 6/3। इस प्रकार इनकी अगर हर समान हो गया तो हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। 3 के बाद आएगा 4/3, 4 के बाद आएगा 5, 5/3। इस प्रकार हम दिए गए दो परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे परमेय संख्या इस विधि द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। अब इस प्रकार से ये आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति के अंतर्गत परमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया है। इससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, जो कि आपसे आशा उम्मीद करते हैं कि इस गृह कार्य को आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ के इस गृह कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसे, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात की। जैसे मैंने आपको अभी 1 और 2 के बीच में बताया था, यहाँ 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 है, 3 और 5 और 4/5 के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, जैसे इससे पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभी दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए मैंने आपको गुणधर्म बताए थे, संख्याओं के प्रकार बताए थे, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, बाय।